सो गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से मैं हाज़िर हूँ रात के 11 बजे अपने कुछ छोटे शॉर्ट वीडियोस के साथ, हल्के मुल्के नोट के साथ। आज कुछ लोगों से, दोस्तों से बात हो रही थी, तो जितने हमारे अनमैरिड दोस्त हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनको बस एक ही चीज़ समझाया कि जब तक परीक्षा क्लियर नहीं होगा तब तक परीक्षा क्लियर नहीं होगा। जब तक परीक्षा क्लियर नहीं होगा तब तक परीक्षा क्लियर नहीं होगा। तो ये लाइट मोमेंट है, लाइट नोट के साथ इस चीज़ को हम लोग एक सीरियस मोड में आते हैं कि फिर से छोटा सा वीडियो बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके, आप अपने एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा बेनिफिट ले सके। तो एक छोटा इन्फॉर्मेटिव ये है कि करंट अफेयर्स से हम बात करते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक नई कमेटी जो बनी, उसने 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो हमारे 26वें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो ज्ञानेश कुमार बने हैं। ये राजीव कुमार जी का स्थान लेंगे जो कि 25वें थे। तो ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने बीटेक किया आईआईटी से और उसके बाद एमबीए किया और 88 में उन्होंने आईएएस निकाला और केरला कैडर से वो कर रहे थे। बहुत अच्छे पदों पे इन्होंने काम किया। अभी आपने सुना होगा कि सहारा ग्रुप के जो कंपनियां थी उसने रिफंड देना स्टार्ट किया, उनके पीछे इनका फ्रेमवर्क था, बहुत उन्होंने इसमें काम किया, तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये इनका कार्यकाल अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 2029 तक यानी 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल होगा। और सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता दें कि इनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है और 6 वर्ष के लिए होता है। तो जो पहले ख़त्म होता है, जो पहले अर्लियर होता है, उसके बारे में वो कार्यकाल तब तक रहता है। तो ये अभी मेरे ख्याल से 61 ईयर के ऑलमोस्ट होंगे, तभी इनको 4 साल का ऑलमोस्ट एक्सटेंशन मिला है। तो इस हिसाब से ये बात है कि ज्ञानेश कुमार हमारे 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटे से पार्ट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं उससे। वो होता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो भाषाएं हैं उसके बारे में बात करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जिन भाषाओं के बारे में बात की गई है वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाषाओं के बारे में बात किया जाए तो जो शेड्यूल्स हैं, तो 8वें शेड्यूल से हमें पता है कि 8वें शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थे, पहले 14 लैंग्वेज थे और बाद में अमेंडमेंट करके और लैंग्वेजेस को 8 लैंग्वेजेस को जो ऐड ऑन किया गया है। तो उसका हम कालक्रम देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन से लैंग्वेज में जोड़े गए हैं। तो पहले इसका में हम देखा जाए कि सिंधी जो है वो 15वीं लैंग्वेज बनी, 14 पहले थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया, तो 14 थी और उसको अमेंडमेंट किया गया 21वें अमेंडमेंट से, यानी कि 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से सिंधी लैंग्वेज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया, यानी वो 15वीं लैंग्वेज बनी। देन 71th अमेंडमेंट 1992 यानी 71वें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 71वें 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से 3 और लैंग्वेजेस को एड ऑन किया गया, जो कि थी मणिपुरी, जो कि आप जानते हैं मणिपुर में बोली जाती है, नेपाली जो कि हमारे पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, और कोंकणी भी जोड़ा गया। और ये कोंकणी जो है वेस्टर्न कोस्टल एरिया में बोली जाती है, मेनली गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, इन कोस्टल एरिया में ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाएं 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जोड़ी गई। तो अब हमारे भाषाएं हो गई 18। फिर 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से फिर से 4 और लैंग्वेज जोड़ी गई हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, जो कि थी बोडो, जो कि असम में बोली जाती है, डोंगरी, बोडो असम, डोंगरी मेनली बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा थोड़ा पंजाब में भी। तो बोडो, डोंगरी और मैथिली
मैथिली कहाँ बोली जाती है? बेसिकली हम जानते हैं कि मैथिली बिहार रीजन में बहुत पॉपुलर है। मैथिली बिहार में है, झारखंड में है, कुछ पार्ट हमारे वेस्ट बंगाल को भी टच कर जाती है, तो मैथिली जोड़ी गई। फिर संथाल हमारी वास्ट रेंज में है, मिज़ोरम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, इस जगहों पर संथाल बोली जाती है। तो वो 4 लैंग्वेज और कौन सी थी जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से ऐड की गई, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। मैं क्विक रीजन फिर से मारता हूँ। 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई, 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई हमारी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और 92 यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये तो हमारे अब 22 लैंग्वेज हो गए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो संविधान में हमारे पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक एड्रेस की गई है, जिसमें बताया गया है कि हमारे पत्राचार या स्टेट में या ऑफिशियल में कौन सी लैंग्वेज कब यूज़ की जाएगी। तो 343 में बताया गया है कि यूनियन क्या करेगा कि उसकी भाषा देवनागरी होगी मोस्ट ऑफ टाइम। हालांकि 15 ईयर तक तो इंग्लिश ही बोली गई, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, हम उसको एस्केलेट ना करते, धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाएंगे और हिंदी को प्रमोट करते जाएंगे। फिर 345 यानी 345 में कहा गया कि राज्यों को ये आज़ादी है कि वो अपने राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज्य की भाषा को डिसाइड कर सकते हैं जो कि उनके राज्य में बोली जाती है। जैसे यूपी है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हमारा राज्य की भाषा। जैसे कहीं उर्दू भी है, कुछ और भी कहीं भाषाएँ हैं, इसलिए उनकी भाषा है। आर्टिकल 346 में ये बात की गई कि अगर एक स्टेट है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और अगर ऐसा दूसरा स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो उनके बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। तो ऐसे में हमने संविधान कहता है कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश होगा। यानी उसने इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज की तरह बताया है कि जहाँ पे हिंदी स्टेट एंड नॉन हिंदी स्टेट के बीच में अगर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन करना होगा, कांटेक्ट करना होगा स्टेट को आपस में, तो इंग्लिश मीडियम में ऑफिशियल लेटर डिसाइड करेंगे। देन फिर हमारे पास सुना जाता है कि पूछा जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। तो ये क्या, इसके पीछे क्या कहानी? इसके पीछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि आर्टिकल 348 यानी 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो लैंग्वेजेस होंगी वो इंग्लिश होंगी। आर्टिकल 350A, फिर से याद रखिएगा, आर्टिकल 350A में कहा गया है कि स्टेट जो है अपने एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करेगा मदर टंग में, ताकि जो बच्चे हैं वो ईजियर होंगे उनको अडॉप्ट करने में और लर्निंग प्रोसेस उनका तेज़ और फास्ट होगा। फिर आर्टिकल 351 में कहा गया है, आर्टिकल 351 में कहा गया है कि जो यूनियन है यानी संघ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस बात का प्रयास करेगी, इंडेवर करेगी कि हिंदी को कॉमन लैंग्वेज की तरीके से डिसाइड किया जाए या उसको प्रोमलगेट किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को सीखें और वो करें। तो एक क्विक रिवीजन फिर से हम लोग करते हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 में दिया है। तो लैंग्वेज के बारे में बात की गई है पार्ट 17 में। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज दिया गया 348 में कहा गया है। स्टेट का लैंग्वेज कहा गया 345 में कहा गया है। ठीक है, और स्टेट 351 में कहा गया है कि यूनियन हिंदी को प्रमोट करेगा एज अ कॉमन लैंग्वेज। फिर से मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि पहले 14 लैंग्वेज थे आर्टिकल, है ना, 8th शेड्यूल में हमारे 14 लैंग्वेज थे। उसके बाद 21वें, 71वें और 92, 21, 71, 92, 21, 71 और 92। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने पहले सिंधी जोड़ा, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा, फिर लास्ट में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। शॉर्ट वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करके इसको सुनिएगा तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा।
रिवीजन में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।